आपका स्वागत है दोस्तों आज फिर इस लेक्चर में। आज हम मैकेनिक्स का 7वां लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैकेनिक्स की पूरी थ्योरी बताई जा रही है, ठीक है? जो आपके वेरियस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें लेक्चर को। आज का पहला क्वेश्चन है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। पिछले कई लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं उत्प्लावकता या उत्प्लावन का नियम या प्लवन का नियम किसने दिया था। आर्किमिडीज ने। सही ऑप्शन है ए। आर्किमिडीज कहाँ के वैज्ञानिक थे। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए, यहाँ डूबे नहीं है, डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर, या इनमें से कोई नहीं। आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। ऑप्शन ए सही है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है लोहे दरार विस्थापित, सॉरी दरार नहीं है, यहाँ पर है द्वारा। ठीक है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है। यह जल का विस्थापन नहीं करता। ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, या घनत्व के बराबर। डूबने की बात की जा रही है, यहाँ पर तैरने की बात नहीं की है। तो डूब जाएगी यदि वह आयतन के बराबर पानी को हटाती है तो। ठीक है, अगर तैरने की बात की जाती कि कोई भी नाव पानी में तैरेगी यदि वह, फिर आपको यही ऑप्शन दिए होते, आयतन के बराबर पानी को हटाए, या भार के बराबर पानी को हटाए, पृष्ठ भाग के बराबर, या फिर घनत्व के बराबर पानी को हटाए। तब तैरने की स्थिति में आंसर हो जाएगा भार के बराबर। यहाँ पर डूबने की स्थिति पूछी गई है आपसे कि कब डूबेगी, तो यहाँ पर आयतन के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। मैंने ये आपको पहले बता दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में ही, ग्रीस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण क्या है। देखिए हमने दो चीजें पढ़ी हैं इसमें। चलो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, या चौथा तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। देखिए यहाँ पर तीन चीजों की बात की जा रही है। एक तो होता है आसंजक, और दूसरा होता है सासंजक, और तीसरा यहाँ पर बात की जा रही है पृष्ठ तनाव की। आसंजक बल कहलाता है अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच, मतलब यहाँ पर एक पदार्थ ए और एक पदार्थ बी, इनके बीच में जो बल लग रहा है वो होता है आसंजक। सासंजक बल कहलाता है समान पदार्थों के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को, तो इसे हम बोलेंगे सासंजक। और पृष्ठ तनाव होता है कोई पदार्थ के अणु आपस में कितने अच्छे से बॉन्डिंग बना पा रहे हैं, है ना, इसे बोलते हैं हम पृष्ठ तनाव। जैसे पानी की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। ठीक है, आपसे पूछा गया है पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण क्या होता है। असंजक बल का अभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। देखिए तुल्यकारी उपग्रह या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना, ये इसे हम बोलते हैं तुल्यकारी उपग्रह। देखिए तुल्यकारी उपग्रह की ये खासियत होती है कि वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर अवस्था में दिखाई देता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब वह पृथ्वी की ही दिशा में घूमे, जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और तुल्यकारी उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आपने कई क्वेश्चंस में ये देखा होगा तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई, तो उसमें बताया जाता है 36,000 किलोमीटर। ये अप्रोक्स है, ये फिक्स नहीं है। ये अप्रोक्स वैल्यू, जो फिक्स वैल्यू होती है वो होती है 35,836 किलोमीटर। ये फिक्स वैल्यू, यदि ऑप्शन में ये दिया हो तो ये ज्यादा सही है, ना कि ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहिए में बॉल बियरिंग का कारण क्या होता है। देखिए बॉल बियरिंग
घर्षण आपने कई तरह के पढ़े होंगे, एक होता है फिसलन घर्षण, एक होता है लोटनी घर्षण। तो फिसलन घर्षण जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, फिसलन, अगर हम बात करें, फिसलन घर्षण बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन अगर हम लोटनी घर्षण की बात करें, कौन सा घर्षण, लोटनी घर्षण, अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा कम होता है। अब पहिए को चाहिए कि उसमें घर्षण कम से कम हो, तभी वह फ्रीली होकर मूव कर पाएगा। तो घर्षण कम करने के लिए होता है। ओके, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और इंजन में वहन करता है। आपको बताना है इनमें से कौन से सही है, सिर्फ पहला सही है, सिर्फ दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। देखिए, ध्यान से देखिए, रॉकेट का इंजन हो या फिर आपकी सामान्य गाड़ी का इंजन हो, उसे भी वायु की जरूरत पड़ती है दहन के लिए। तो वह वायुमंडल की वायु का ही उपयोग करेगा। मतलब कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे स्टेटमेंट की अब बात करते हैं। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और इंजन में वहन करता है। मैंने अभी अभी बताया है कि इंजन को जरूरत पड़ती है, जस्ट 2 मिनट पहले। इंजन को जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली इंजन में ही तो दहन होगा। तो दोनों सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप, अगर हम बर्फ के टुकड़े के 10 हिस्से करते हैं, तो जो एक हिस्सा होता है वो पानी में डूबा हुआ, और 9 हिस्सा जो होता है वो पानी के बाहर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ गए आप? तो इसका मतलब है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बर्फ पानी पर तैर रही है। कोई भी पदार्थ पानी पर तैरता है जब वह अपने द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार के बराबर हो जाता है। ठीक है ना? तो इस वजह से बर्फ पिघल भी जाएगी, तब भी पानी का स्तर उतना ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब बर्फ तैर रही थी तब भी उसने बाहर तैर रहे भाग के बराबर पानी को हटा दिया था। ये रीजन होता है इसका। ठीक है, तो उतना ही रहेगा। इसको जरूर एक बार और आप देखना, बार बार सुनना जो मैंने आपको बोला है। ये क्वेश्चन हर कोई याद कर लेता है, उतना ही रहेगा, लेकिन ये लोग समझाते नहीं है कि उतना क्यों रहेगा। ना ही बच्चे समझ पाते हैं, बस वो याद कर लेते हैं कि उतना ही रहेगा। मैंने आज आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होता है? देखिए, 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं मोशन में, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और थर्ड है बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, v बराबर यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पहला नियम काम करेगा, भी, जो कि अंतिम वेग है, जो हमें निकालना है, अंतिम वेग, ठीक है, वही रहेगा। प्रारंभिक वेग 0 रहेगा। और तीसरा जो आपको त्वरण बताया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, मतलब 3। अब यहाँ पर होगा v इज इक्वल टू 9.8 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी था, टी की यूनिट होती है सेकेंड, टी की सेकेंड होती है यूनिट, इंटू सेकेंड। तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड चला जाएगा। टी इज इक्वल टू 9.8 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। यहां से मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि यूनिट भी कभी आपकी गलत नहीं होगी। यदि आप यूनिट को भी साथ में लिख के काम करते हो तो यूनिट गलत नहीं हो सकती है। तो 29.4 मीटर पर सेकेंड होगा इसका सही आंसर। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ठीक है, याद रखना है आपको। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों आपको दिए जाएंगे। ये v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है, और t होता है समय।
और यहाँ पर एक और पैरामीटर आ रहा है एस। एस होती है दूरी, है ना, डिस्टेंस बोलते हैं इसे, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चांद पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 अर्थ के 1/6 हो जाता है। ई का यहाँ पर अर्थ है, मतलब, है ना। अर्थ पर अगर हम बात करते हैं, अर्थ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वहीं अगर हम चांद पर बात करते हैं, मून पर, तो होता है 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए इसने ऐसा दिया है, ठीक है। अगर हम द्रव्यमान है, द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है आपको 100 किलोग्राम। यहाँ पर उसने आपसे पूछा है द्रव्यमान, कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर है, उसे हम चांद पर ले जाते हैं, तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान 100 किलोमीटर ही रहेगा। अक्सर बच्चों से ये गलती हो जाती है कि 100/6 किलोग्राम लगा देते हैं। ये 100/6 किलोग्राम नहीं है। देखिए, यदि आपसे भार के लिए पूछा जाता कि भार क्या होगा, तो पृथ्वी पर यदि हम भार की बात करें, वेट, पृथ्वी पर mg से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा 100 × 9.8। वहीं यदि हम चांद पर बात करते हैं, मून पर, तो mg से ही लिखना है, ई लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, ये m है, और gm यहाँ पर 100 × 9.8/6, तब 6 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये नहीं होगा, यहाँ पर भी इंटू में 9.8 करोगे तब बाहर निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है। इसके लिए देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिट आपको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ बेसिक यूनिट बस होनी चाहिए पता। जो 7-8 बेसिक यूनिट है, बस उन्हें पता कर लो, उसके बाद आपको कोई भी बिमा, कोई भी यूनिट निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपसे बात की जाएगी पावर की। पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन, जो आपने काम किया है, अपॉन में होता है समय। अगर आप वर्क को निकालते हो, तो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ से देखिए, आपको यूनिट निकालती है। यहाँ पर अगर कंबाइन यूनिट देखें, तो पावर की होती है वाट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वाट लेकर चलेंगे, अब यूनिट की बात करेंगे। बल की यूनिट कितनी होती है। बल को हम लिखेंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है, यहाँ पर आएगा टी। अब वाट है, तो वाट हम ज्यों के त्यों लिखेंगे। द्रव्यमान को हम लिखते हैं किलोग्राम में, त्वरण को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं मीटर में, और टाइम को हम लिखेंगे सेकंड में, ठीक है। यहां से क्या यूनिट आई, वाट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ऑप्शन सी सही है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही निकाल लोगे। बस बेसिक फॉर्मूला तो आपको है ही पता कि पावर इक्वल टू शक्ति बराबर क्या होता है, इकाई समय में किया गया कार्य, W/T। बस इससे पूरा निकला है। अब W का कार्य, कार्य का मैंने बताया है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसके द्वारा हुए विस्थापन के गुणनफल को बोलते हैं कार्य। तो W बराबर F/D लिख दिया। अब F बराबर आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू होता है ma। F इज इक्वल टू एक्चुअल में डेल्टा P होता है। ये होता है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से ये चीज निकल कर आती है। तो F इज इक्वल टू P का हम जानते हैं संवेग, संवेग इक्वल टू होता है mv, ठीक है, ठीक है। और F इज इक्वल टू, ये समानुपाती होता है ऐसा, ठीक है, ये समानुपाती, कांस्टेंट हटाया, तो यहाँ पर आ गया एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। बस एम ए आ गया, उसके बाद आपने अलग अलग यूनिट लिख दी, और जो भी यूनिट कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कुछ नहीं होगा, सेम वही रहेगा जैसी थी। आगे बढ़ते हैं। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। देखिए, इसके आंसर बहुत सारे लोग गलत लगा देते हैं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, केशकत्व होगा आंसर या फिर पृष्ठ तनाव होगा आंसर, क्या होगा। ये अच्छी बात है कि इसमें कहो केशकत्व नहीं दिया है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, या तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन डी सही होगा इसका, ठीक है। देखिए, ये है अपनी केस केस नली एक जो हमने ली, ये ली हमने, सॉरी लाइन यार ठीक से नहीं आ रही है,
ये है केश नली। ओके, ये है। यहां पर हमने रखा। देखो, यदि पृष्ठ तनाव ऊपर है तो ये ज्यादा तेजी से चढ़ेगा। अगर जल से ज्यादा है पृष्ठ तनाव, तो जल की अपेक्षा अधिक तेजी से चढ़ता है। ये कहने का मतलब है। ये होता है लिक्विड आपका। ठीक है, उसमें डूबी है तो चढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। याद रखना है आपको, पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए चढ़ेगा। ठीक है। केशकत्व में चढ़ने का मेन कारण है पृष्ठ तनाव। जिस तरल का पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, वो केश नली में ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब देखिए, यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, या पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। चलिए, आप बताइए जल्दी इसके क्या क्या कारण है। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। हो गया है आपका 10 सेकंड, सही समय है चढ़ना। देखिए, केशकत पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह तक दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो होता है केशकत्व और दूसरा होता है पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन। इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था यहाँ पर, कि जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा वो चढ़ेगा, सरफेस टेंशन। इसका एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, H इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू आर। पिछले लेक्चर में ये आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है मैंने। ठीक है। ये होती है हाइट, कितना चढ़ा। दो कांस्टेंट होता है, कॉस थीटा, थीटा होता है स्पर्श कोण, आर होती है रेडियस, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, और रो होता है डेंसिटी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आपको फिर से बता देता हूँ। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ये होती है रेडियस। ये होती है टेंजेंट एंगल, टेंजेंट एंगल स्पर्श कोण, और ये होता है सरफेस टेंशन। अगर आप इस फॉर्मूले से देखो ना, तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। तो जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, हाइट भी उसी की ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और पूरी दुनिया जानती है, न्यूटन। ये भूलना नहीं है आप। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा को ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ऑप्शन डी, बिल्कुल। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है ये। फर्स्ट लॉ, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर सेकंड लॉ की हम बात करें, सेकंड लॉ कभी कभी आ जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है, पहला है कि दूसरा है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? आपने एक वो चार्ट पढ़ा होगा, कि एक जीव, बहुत छोटे में, कि घास है, घास को खाया बकरी ने। ठीक है। अब बकरी को खाया शेर ने। ये है शेर, बन नहीं रहा है मुझसे, बनाते समझ जाना, बड़ा है शेर। ठीक है, शेर ने, बाज ने, किसी ने भी खाया बकरी को, और उसको खाया फिर इंसानों ने। शेर को तो खाते नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान मांसाहारी सर्वाहारी होता है, तो इंसान ये भी खा लेता है। तो आपने देखा होगा, ऊर्जा का स्तर एक से दूसरे में जब ऊर्जा जाती है तो निरंतर कम होती जाती है। 10%। ठीक है, 10% ही पहुंचती है आगे, 90% तो खत्म हो जाती है। 90% जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, केवल 10% ही आगे पहुंचती है। तो ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? देखिए, वैसे तो आप सबको ये याद होगा, मुझे पूरा भरोसा है। पिछले लेक्चर्स में भी हम ये बात कर चुके हैं। आपके ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर सेकंड, 21.1,
7 किलोमीटर या 11.2 किलोमीटर। मैं मानता हूं कि आपको ये पता होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? पलायन वेग इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2r इंटू जी। आर है आपकी अर्थ रेडियस, ठीक है। जी है आपका त्वरण। अगर आप देखो तो पृथ्वी का त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। त्रिज्या की अगर हम बात करें तो 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और टू है ही। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा 125 पॉइंट आता है कुछ, है ना। और मीटर पर सेकेंड, तो इस तरह से 11.2 मी सॉरी किलोमीटर किलोमीटर पर सेकंड। यदि आप इतने वेग से किसी पदार्थ को फेंकते हो तो वह पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस कर जाएगा और बहिर्मंडल में चला जाएगा, फिर कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों बताया, देखिए यदि आपसे कभी पूछ लें कि चांद का क्या होगा, तो बस आपको 1/6 कर देना है। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो या यहाँ से भी कर सकते हो। वैसे 2.4 के अप्रोक्स होता है चांद का। लेकिन अगर कभी आपसे कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन में पूछ लेता है कि कोई ग्रह है भाई जिसकी त्रिज्या है 10 या 100 किलोमीटर और उसका त्वरण है 10 किलोमीटर यहाँ पर, तो आप इसका पलायन वेग बताओ, तब आप निकाल सकते हो। भी इज इक्वल टू अंडर रूट किया 2, 100 किलोमीटर आपको दिया है, 10 आपको दिया है, यहाँ से 2000, ये हो गया v। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 20 इंटू 10। अब इसको निकाल लेना आप, जो भी आए 4.40 वाले, जो भी आए निकाल लेना आप, ठीक है। ओके दोस्तों, आ रही है ना बात समझ में कैसे करना है? हम्म, ठीक है। इसको आगे और आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आए आप निकाल लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। मैंने आपको कई बार बताया पास्कल किस चीज की इकाई होती है, दाब की। और एक और पास्कल की वैल्यू क्या होती है, बताओ। दाब की एक और इकाई होती है वार। एक इकाई हो गई आपकी पास्कल, सॉरी सी से रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल। अब एक बार बराबर कितने पास्कल, 10 की घात 5 पास्कल, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, सेम चीज से आपको निकालना है। बार और पास्कल जो मैंने आपको बताया था, 0.1 बार, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। मैंने आपको बताया था ना, दाब क्या होता है, दाब होता है F/A। यहाँ पर जो F है, F, ये कहलाता है कोई पदार्थ है उसके अणुओं के द्वारा आंतरिक दाब, ठीक है ना। ये होता है आंतरिक दाब, इससे ये वाले दाब की बात हो रही है। इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया, किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा आंतरिक बल जो इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाता है उसे हम दाब बोलते हैं, ये है। और एक बार बराबर मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, पास्कल, 10 की घात 5 पास्कल, ठीक है। इनका उपयोग करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा? बिल्कुल नहीं, जल का बहाव, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? सही आंसर है, चलो निकाल के आपको बताता हूँ, है ना। पहले आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या है आंसर, ठीक है। देखिए, भार के लिए यदि हम देखते हैं, भार को अगर हम W से डिनोट करते हैं, तो भार इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। अगर हम देखें किसी पिंड का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, जी पर बस निर्भर करता है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये तो हो गई कांस्टेंट, ठीक है ना। तो W एक समानुपाती होता है जी के। अगर जी ज्यादा है तो W ज्यादा होगा, जी कम है तो W कम होगा। अब अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जी का यदि हम मान करें, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं पोल पर, मतलब ध्रुवों पर, अगर हम जी की मान की बात करते हैं, ध्रुवों पर ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो इस वजह से जब जी का मान ध्रुवों पर ज्यादा है, तो वस्तु का भार भी ध्रुवों पर ज्यादा होगा, बजाय इक्विटोरियल लाइन पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही है, ध्रुवों पर ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो क्या होता है? वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गए,
यहाँ पर बात की जा रही है भार की, भार की, भार की या भार की, भार की। तो आपको भार का मैंने फॉर्मूला बताया, W = M × G। द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, पहले मैंने बताया, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा G के। अगर हम बात करते हैं G की, तो चांद पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। सॉरी, त्वरण 1/6 होता है। तो भार भी, जो चांद पर भार है, वो पृथ्वी पर भार के 1/6 हो जाएगा। मतलब कि भार कम हो गया, भार घट जाता है जब हम चंद्रमा पर ले जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए यहां तक तो आ गया था, डब्लू समानुपाती जी, ये आ गया था। क्या आ गया था? डब्लू समानुपाती है जी के। तो अर्थ, पर भार अपॉन चंद्रमा पर भार इक्वल टू अर्थ पर पृथ्वी त्वरण अपॉन चंद्रमा पर पृथ्वी त्वरण। अर्थ पर भार को अगर हम डब्लू माने, चंद्रमा पर WM माने, जी पर गुरुत्वीय त्वरण को, सॉरी, अगर हम पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण को जी मानते हैं, तो चांद पर गुरुत्वीय त्वरण होता है G/6। ठीक है। अब जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तब भार, पृथ्वी पर भार अपॉन चंद्रमा पर भार इक्वल टू 6। मतलब कि 6/W, और यहाँ पर चंद्रमा पर भार बराबर पृथ्वी पर भार बटे 6। ठीक है ना। तो भार कम हो गया, पृथ्वी पर W था लेकिन चंद्रमा पर 6 ही बचा। एग्जाम्पल, अगर पृथ्वी पर 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो चंद्रमा पर 100/6 ही बचा है। ठीक है, मतलब 16.66 ही बचा है मात्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दो सूची दी गई है, एक में राशि दी गई है और दूसरे में मात्रक। राशि मतलब भौतिक राशि दी गई है ये, और दूसरा दिया गया है उनके मात्रा। आपको मिलान करना है। विद्युत बल, ऑप्शन ए, सॉरी, पहली राशि है विद्युत बल। आपको विद्युत बल का मात्रक बताना है इनमें से देखकर। तो विद्युत बल, बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। सॉरी, ए का आ जाएगा सेकंड। दूसरा विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आपको वैसे ही पता होना चाहिए, देखने की जरूरत नहीं है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है। फिर सी आता है, तो सी में है विद्युत विभव। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, पहला। फिर आता है विद्युत धारिता, मतलब फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड, डी का चौथा। देखिए ये ऐसा नहीं है कि विद्युत धारिता आखिरी में फैराड बचा हुआ है तो आपने फैराड लगा दिया। आपको पता भी होना चाहिए कि विद्युत धारिता मतलब फैराड, याद होना चाहिए ये चीज। ठीक है ना। कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि नहीं बता सकते, इस वजह से। तो मिला लीजिए कौन सा है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो प्लीज चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, लाइक भी करें, कमेंट करें।